वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। कोरोना काल जैसी विपरीत स्थितियों में देश में अगर फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है तो हमारे देश के पुलिसकर्मी हैं। क्या कुछ चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिम्मेदारियां कोरोना काल में और कैसे बढ़ जाती हैं, इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान राजीव नारायण मिश्रा जी जुड़ गए हैं। कमांडेंट हैं 34वीं वाहिनी पीएसी के। राजीव नारायण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार राजीव जी, क्योंकि आपने बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, कई जिलों का प्रभार भी कई बार आपके पास रहा है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। ऐसे में इस समय जो देश में स्थिति है वहां पर कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, देश में कोरोना काल के बाद जो स्थिति पैदा हुई, इन तमाम चीजों का अगर हम जिक्र करें, आपके हिसाब से क्या नियंत्रण में है आप सब? जी आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी रही है जिससे कि कोई भी अछूता नहीं रहा है, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हो। आपको मालूम है बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपने जीवन और प्राणों की आहुति दी। बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो कि भी इस संक्रमण के शिकार हुए और असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो आप जानते हैं कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका दायित्व जो है वो कुछ बढ़कर है। उनको अपने जीवन को सुरक्षित रखने के साथ साथ दूसरों का जीवन भी सुरक्षित रखने का दायित्व भी उनके पास होता है। इसलिए निश्चित तौर पे वो संक्रमण का खतरा आम जन के तुलना में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं इनका कहीं ज्यादा होता है। तो ऐसे में ये एक निश्चित तौर पे एक कठिन कार्य होता है कि अपने को भी सुरक्षित रखना है और संक्रमण, कोविड का संक्रमण चक्र जो है टूटे, आगे ना फैले, इसके लिए भी उनको प्रयास करने पड़ते हैं। और इसी क्रम में बहुत सारे पुलिसकर्मी, हमारे जो पीएससी के जवान हैं, ये भी विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां अलग अलग स्थानों पर संपादित करते हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे हॉट स्पॉट की ड्यूटी हो, चाहे क्राइम प्रिवेंशन की हो या किसी भी अन्य प्रकार की जो भी विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां हैं उनको समय समय पे निष्पादित करनी पड़ती हैं। निश्चित तौर पे गवर्नमेंट का एक बहुत सराहनीय प्रयास रहा है जिसमें कि उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण सबसे पहले कराने का निर्णय लिया। तो उसी क्रम में जो हमारी पीएसी बटालियन है, 34वीं वाहिनी पीएसी है और 36वीं वाहिनी का भी मैं कार्यभार देख रहा हूँ। दोनों वाहिनियों में लगभग 4000 पीएसी के जवान हैं। उनका टीकाकरण फ्रंटलाइन वर्कर्स होने के नाते पहले चरण में ही पूरा हुआ और जिसका लाभ हमको साफ साफ दृष्टिगोचर भी हुआ कि हमारे यहाँ जब ये कोविड की सेकेंड वेव आई तो बहुत सीमित संख्या में जवानों का संक्रमण हुआ जिसे कि आप नगण्य कह सकते हैं। और उनके जो सिम्टम्स थे वो केवल कोई उनको लक्षण, जाहिरा लक्षण नहीं थे, चूंकि एक प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे ये कार्रवाई की गई तो वो कोविड पॉजिटिव आए और लगभग ये संख्या 4000 जवानों के बीच में मात्र 20 जवानों की थी जो कि वाहिनी का हमारा एक हॉस्पिटल, एक ओपीडी डिस्पेंसरी है जिसको कि हम लोगों ने फर्स्ट वेव में परिवर्तित किया था, उसी में उपचाराधीन रहे और स्वस्थ हुए। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि आपने बताया कि जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई, किस तरीके से आप लोगों ने काम किया और ये तो साफ स्पष्ट है कि जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो चुनौतियां भी साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। क्या कुछ चुनौतियां रही बीते समय में जब कोरोना का काल में विपरीत परिस्थितियां थी, खासकर जब दूसरी लहर आई तब देश में जो स्थिति थी उसमें चुनौतियां कितनी बढ़ी? उन चुनौतियों के साथ साथ किन किन परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ा? जी, जब मैं थोड़ा सा इसको पीछे से आपसे शेयर करना चाहूंगा, दर्शकों को शेयर करना चाहूंगा। जब कोविड की जब फर्स्ट वेव आई और मैंने जुलाई में यहाँ कार्यभार ग्रहण किया था तो एक हमारा पीएससी का कर्मी, उसने निजी तौर पे बीएचयू हॉस्पिटल में जाके अपना कोविड टेस्ट कराया और वो पॉजिटिव आया। जब वो जवान पॉजिटिव आया, चूंकि पीएससी और पुलिस के जवान जो है उनके साथ एक थोड़ा सा एक अलग वातावरण में उनको रहना पड़ता है। जैसे पीएससी में कॉमन बैरक्स होती है, कॉमन टॉयलेट्स होते हैं, कॉमन मेस होती है और साथ ही साथ उनको ड्यूटी करना पड़ता है। तो जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसी है जिसमें सबसे पहले ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, ये जो ट्रिपल टी की पॉलिसी है, तो उसी क्रम में जब एक जवान हमारा पॉजिटिव आया तो हमने उससे एसोसिएटेड जितने भी पीएससी के जवान थे, सीएमओ वाराणसी से संपर्क करके एक इन हाउस टेस्टिंग कैंप्स बटालियन परिसर के अंदर ऑर्गेनाइज कराए और उसमें सरप्राइजिंग बात यह थी कि उस टेस्ट के कैंप्स हमारे 2 दिन चले, उसमें 46 लोग पॉजिटिव आए। एक बड़ी संख्या हो गई थी फर्स्ट वेव में, जिसमें 30 पीएससी के जवान थे और 16 उनके परिवारीजन थे।
चूंकि ये फोर्टिफाइड कैंपस होता है, इसमें बहुत सारे फैमिली मेंबर्स और पीएससी के जवान अपने परिवारों सहित सरकारी आवासों में रहते हैं जी। तो जब 46 लोग निकल आए तो एक बड़ा चैलेंज था कि इनको प्रॉपर जगह ट्रीटमेंट इनका कराया जाए। तो उसमें हम लोगों ने एक संयुक्त प्रयास किया और इनिशिएटिव लेकर जो हमारा एक बटालियन में ओपीडी डिस्पेंसरी थी उसको रातों रात हम लोगों ने L1 हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया। तो जो उसमें स्पेस था उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी में हम लोगों ने बेड्स अरेंज किए, रातों रात 30 बेड्स हम लोगों ने अरेंज किए। पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलर ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज किए, थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मशीन्स, ये सारी विद इन नो टाइम, माने आवर्स में अगर आप देखेंगे तो आवर्स में हम लोगों ने इसको अरेंज करके उन सारे लोगों को, उन सारे के सारे लोगों को जो कि हमारी जो एक पुलिस लाइन में और पीएससी ग्राउंड्स में परेड ग्राउंड होता है, टेस्ट के बाद सारे के सारे जगह इकट्ठे थे जी। उन सबको इमीडिएटली उसमें व्यवस्थापित कराया। जैसा कि सभी जानते हैं कि पहले सिचुएशन ये थी कि अगर कोई जगह पर 5 या 5 से अधिक कोविड पेशेंट्स आइडेंटिफाई होते थे तो उसको हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया जाता था। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि हमारे पास 46 लोग एट ए टाइम थे, तो हम लोगों ने उसको खैर ईश्वर की मदद से और चैलेंज ये भी था कि कम से कम समय में उन सभी का इलाज भी करवाना था और लोगों के लिए भी काम करना था। ये सबसे बड़ी चुनौती है। और एक चुनौती मैं और भी मानती हूँ राजीव जी, क्योंकि जब कोरोना काल था कई लोगों के पास बहुत परेशानियां थी, लोग अस्पताल जा रहे थे, लोग जिस तरीके से हमने देखा है कि रास्ते पर निकल रहे थे तो वहाँ पर उन्हें जाहिर सी बात है पुलिस फोर्स का सामना करना पड़ रहा था, वहाँ पर पूछताछ भी हो रही थी। ऐसे में जब एम्बुलेंस जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर ना लॉ को मेंटेन करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और लोगों के इमोशंस को मेंटेन करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो कितना मुश्किल रहा बैलेंस करना लॉ एंड ऑर्डर और लोगों के इमोशंस को साथ में? जी बिल्कुल, आपका ठीक कहना है। क्योंकि बेसिकली क्या है कि हमारा काम ये है कि किसी लॉ का इन्फोर्समेंट कराना है कि साहब ये नियम है, अगर कोरोना कर्फ्यू है, कोविड की वजह से ये प्रतिबंधित है कि लोग ना निकलें, तो जब आप कहीं किसी को रोकते टोकते हैं तो निश्चित तौर पर उसको लगता है कि हमको ये अनावश्यक रोका टोका जा रहा है और ये हमारे लिए निकलना या जाना महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी समस्याएं जेन्युइन होती हैं, तो ये हम लोग हमेशा उनको सेंसिटाइज करते रहे कि इस चीजों को आपको देखना है कि जहां पर अगर किसी की इस प्रकार की, अगर वो इमरजेंसी में हॉस्पिटल ही जा रहा है या ऑक्सीजन की व्यवस्था करने जा रहा है या मेडिसिन की व्यवस्था करने जा रहा है, तो उनको एक मानवीय दृष्टिकोण हमेशा रखना है और मानवीय दृष्टिकोण के साथ साथ हमको इन्फोर्समेंट भी कराना है। हमको ये भी देखना है कि जो हमारा पर्पज है कि कोविड-19 का जो वायरस है वो किसी प्रकार से संक्रमण ना फैले, संक्रमण का चक्र हमको तोड़ना है। तो उसके लिए जो भी हम लोगों को गाइडलाइंस थी, जो भी ऑर्डर्स थे, उसका जो है वो ब्रीफिंग करके बट विद द ह्यूमन एंगल इस चीज को हमेशा देखा गया, सेंसिटाइज किया गया। और इस बार बहुत अच्छा फीडबैक भी रहा कि लोगों ने पुलिस की फंक्शंस को, पुलिस की वर्किंग्स को बहुत अप्रिशिएट किया और लोगों ने यह भी महसूस किया कि जो पुलिस है ये खाली हमेशा रोकने टोकने के लिए नहीं है, ये वेलफेयर के लिए है। और बहुत बार बहुत सारे हम लोगों ने सो मोटो एनजीओ के साथ सहयोग करके अपने लेवल पे अरेंजमेंट्स करके जो रिक्वायर्ड ऐसे लोग थे जिनको कि किसी प्रकार की आवश्यकता थी, चाहे वो दवाइयों की हो, चाहे वो खाने से संबंधित हो या अन्य किसी प्रकार सहयोग की उन्होंने अपेक्षा की, तो उसको पूरा करने का प्रयास किया। इस बार जब कोरोना काल में, जब लॉकडाउन में लोगों के सामने बहुत बड़ी परेशानी थी, पुलिसकर्मियों के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती थी, तो जो एक वो टैग लाइन है ना, मित्र पुलिस वाला, इस बार पुलिसकर्मियों ने वो संदेश भी दिया लोगों को, वो शो भी किया कि वो वाकई में मित्र पुलिस है। क्योंकि कई बार ऐसी तस्वीर हमने देखी, अंतिम संस्कार के लिए पुलिसकर्मी गए जब कोई परिवार वाला नहीं पहुंचा, चाहे आपने जिस तरीके से जिक्र किया दवाइयों का जिक्र हो, चाहे वो अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं वो उनके घर तक पहुंचाने की बात हो, चाहे किसी बच्चे के बर्थडे पर उनको केक भिजवाना, ये छोटे छोटे से कुछ इमोशंस होते हैं जिसका पुलिसकर्मियों ने भी बहुत ख्याल रखा है। एक मानवीय चेहरा वाली, एक सख्त पुलिस के साथ साथ एक मानवीय चेहरे वाले पुलिस की तस्वीर भी इस बार पेश की, उसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि निश्चित तौर पे हम लोगों ने इसके प्रयास भी किए, सारे लेवल से प्रयास हुए कि उनको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए, उनको आचरण व्यवहार और ये जरूर सिखाना है कि हमको किस प्रकार से लोगों की समस्याओं को भी ध्यान में रखना है और इन्फोर्समेंट का भी कार्य कराना है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत बड़ी चुनौती भी इस कोरोना काल के समय पर थी। अवेयरनेस के लिए क्या कुछ कार्यक्रम, क्या कुछ प्लान्स हैं आप लोगों के? ये अब बहुत महत्वपूर्ण है मैडम कि अब जैसे फर्स्ट वेव और सेकंड वेव
में एक अच्छा एक एक्शन प्लान की वजह से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह से, स्टेट गवर्नमेंट के प्रयासों की वजह से चीजें बहुत नियंत्रित हैं। और लेकिन अब हम सबको एक थर्ड वेव के लिए भी पूरी तरह से, जैसा कि कहा जा रहा है कि थर्ड वेव भी अवश्य संभावी है, इसको दृष्टिगत रखते हुए पूरी सतर्कता और सावधानी अपेक्षित होगी। इसके लिए मैं आपके माध्यम से जरूर शेयर करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमको स्वयं को जागरूक होना होगा कि अगर मास्क लगाना है तो ये, अगर हम सोचे कि कोई दूसरा कहेगा तब हम मास्क लगाएंगे, तो ये उचित नहीं है। और जो कोविड बिहेवियर है, कोविड प्रोटोकॉल है, उसका पालन हर व्यक्ति को एक सुनिश्चित कराना होगा। और दूसरे लोगों का, जो परिवार के सदस्य हैं, उनका भी दायित्व है कि अगर कोई इसमें कोई चूक करता है तो उसको सचेत करे, सावधान करे, रोके टोके और इस बात के लिए प्रेरित करे। इन्फोर्समेंट से अच्छा है कि अगर कोई चीज स्वयं स्फूर्ति या स्वयं प्रेरणा से की यानी राजीव जी, जो नैतिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्या संदेश आप देना चाहेंगे जनता को, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं ये आपके माध्यम से जरूर ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि आप प्रेरित होकर चीजों को करें, कोविड बिहेवियर का पालन करें। साथ ही जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है, टीकाकरण का अभियान चल रहा है, इसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में मैं आपको और शेयर कर दूं कि हमारे यहाँ जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनका टीकाकरण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन से प्रथम चरण में हुआ जी। जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवारीजन हैं, उसका भी हम लोगों ने इनिशिएटिव लेके उनको अपने एक रजिस्ट्रेशन करा के, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पीएससी कर्मी व्यस्त है, नेट की सुविधा या कहीं पर उसको कोई परेशानी महसूस हो रही है या जानकारी के अभाव में, तो हम लोगों ने स्वयं पंजीयन कराकर उनको अपने वाहनों के साथ भेजकर, जो परिवारीजन है, चूंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स की परिवारीजन है, तो बाहर अगर कर्मी जा रहा है तो परिवारीजनों को संक्रमण का खतरा बराबर बना रहता है। इस उद्देश्य से उन लोगों का टीकाकरण करा दिया गया है। लगभग 100% जो है फर्स्ट डोज का टीकाकरण हमारे दोनों बटालियंस में हो चुका है। जो 45+ वाले हैं तो उनमें कुछ लोगों का तो दोनों डोज का माने फाइनल टीकाकरण हो चुका है और कुछ लोगों का सेकंड डोज ड्यू है, जो कि एक निर्धारित समय पर निर्दिष्ट प्रोटोकॉल के अनुसार कराया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम इस बात में अपनी भागीदारी, चूंकि एक इतना इंटीग्रेटेड प्लान टीकाकरण का विस्तृत अभियान चल रहा है, उसमें सहयोग करें और टीकाकरण अवश्य कराएं। हमने आपको पहले भी शेयर किया कि हमने देखा कि हमारे 4000 जवानों में जिन्होंने विभिन्न प्रकार की ड्यूटी की, यहाँ से वेस्ट बंगाल तक ड्यूटियां संपादित करी, वो संक्रमण के शिकार नहीं हुए। उस टीकाकरण का ही फायदा था कि वो, यानी कि टीकाकरण कराना बहुत महत्वपूर्ण है और सहयोग की अपील भी आप जनता से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव नारायण मिश्रा जी आपका नेटवर्क 10 से खास बातचीत के लिए। तो राजीव नारायण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े थे, 34वीं वाहिनी पीएससी के कमांडेंट हैं और किस तरीके से एक महत्वपूर्ण कार्यभार का निर्वहन कर रहे हैं। जनता से सिर्फ यही अपील कि वो अपनी भी नैतिक जिम्मेदारी को समझे, पुलिसकर्मियों का सहयोग करे, क्योंकि इस विपरीत परिस्थिति में सबको साथ मिलकर लड़ना है और साथ मिलकर ही जीतना है। और चलिए इसी के साथ इस खास बातचीत में इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।